वैदिक काल में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे ऐसी रोचक बातें जो आपने शायद ही सुनी हो। यूं तो भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का गढ़ रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज से पहले वैदिक सभ्यता को भारत की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता था। वैदिक सभ्यता के कालखंड में ही वेदों, पुराणों और उपनिषदों की रचना हुई थी। इसी सभ्यता के दौरान गाय को एक पवित्र पशु का दर्जा दिया गया था। इसी सभ्यता में जनपदों का विकास हुआ। राजाओं को अनेक अधिकार मिले। जाति और वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी वैदिक सभ्यता के समय ही हुई थी। इसी सभ्यता के समय में ही कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ था। तो चलिए अब हम अपनी इस रोचक और तथ्यपूर्ण यात्रा को आरंभ करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई सालों के बाद भारत में वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई। ये नींव संभवतः आर्यों ने रखी थी। आर्य कौन थे और कहां से आए थे, इस बारे में इतिहासकारों की एक राय नहीं है। इसको लेकर आज भी विवाद जारी है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, तो दूसरी ओर अधिकतर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्य मिडिल ईस्ट और यूरेशिया से भारत आए थे। हम हैं आर्य और हम जा रहे हैं सप्त सैंधव प्रदेश की ओर, जो अब हमारा नया घर होगा। वैदिक सभ्यता का कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। करीब 900 सालों तक ये सभ्यता अस्तित्व में रही। आर्य कैसे दिखते थे, इसके बारे में भी उल्लेख मिलता है। वे गोरे रंग के तथा बलिष्ठ व्यक्तित्व वाले लोग थे। उनके बाल घुंघराले थे और लंबी नाक थी। वे लोग घोड़ों की सवारी किया करते थे। भारत में पहली बार घोड़ों का इस्तेमाल आर्यों के द्वारा ही किया गया था। अपने रथ के आगे घोड़े बांधकर वे उसे चलाया करते थे। तलवारबाजी और तीर कमान जैसे हथियार चलाने में वो पारंगत थे। खुद की रक्षा के लिए वे ढाल और कवच बनाने भी आते थे। आर्यंस पशुपालन और कृषि कार्यों के जरिए जीविका चलाते थे और उन लोगों की देवी देवताओं में गहरी आस्था थी। वे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे और अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी किया करते थे। हम आर्य अब इसी सप्त सैंधव प्रदेश के स्थायी वासी बन गए हैं और हमने इसे नाम दिया है आर्यावर्त। पुरातत्व विभाग की जांच और खनन में वैदिक काल के कई सबूत हमें देखने को मिलते हैं। वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को ऋग्वैदिक काल कहा गया है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहा गया है। आइए इन दोनों कालखंडों की खासियत और अंतर को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। इस काल के दौरान सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद पहली बार लोगों ने समूह बनाकर कबीलों में रहना शुरू किया था, जिन्हें जन कहा जाता था। कई कबीले या जन एक साथ में मिलकर अपना राजा तय किया करते थे। राजा का चुनाव करने में सभा और समिति नामक दो समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, जिसमें सभा बुजुर्गों के समूह से तथा समिति आम लोगों से मिलकर बनती थी। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। मैं हूँ जनस्य या गोपा, यानी पूर्व वैदिक काल का राजा, सीमित अधिकारों के साथ। मेरा कार्य अपने कबीले की रक्षा करना है। ऋग्वैदिक काल में ही गाय को पवित्र पशु का दर्जा दिया गया था। इस समय लोग प्रकृति की पूजा करते थे और पुरंदर यानी इंद्र को वर्षा का देवता मानते थे। साथ ही अग्नि की पूजा भी लोग किया करते थे और वरुण को जल का देवता मानते थे। ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,400 श्लोकों का समूह है, इसके ही तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का तथा 10वें मंडल में पुरु सूक्त का उल्लेख है, जिसमें वर्ण व्यवस्था की प्रारंभिक जानकारी है। आज से हम एक बेहतर समाज के निर्माण हेतु वर्ण व्यवस्था का आरंभ कर रहे हैं, जो लोगों के कार्यों पर आधारित है, न कि जन्म पर। उत्तर वैदिक काल में कर वसूलना भी शुरू हो गया। जनता को अपनी कमाई या उत्पाद का 1/16वां हिस्सा राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। पहले के मुकाबले अब राजा अमीर होने लगे। वो बड़े बड़े महलों में रहने लगे। राजाओं ने अपनी सेना का विस्तार करना शुरू किया।
यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ कुरीतियों का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। इस काल में स्त्रियों के दर्जे में गिरावट आने लगी थी। पुरुष स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगे थे। पिता की संपत्ति पर महिलाएं अपना हक नहीं जता सकती थी। ऋग्वैदिक काल फिर भी ठीक था, लेकिन अब इस उत्तर वैदिक काल में हमारी हालत दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। उत्तर वैदिक काल में जाति ने वर्ण का स्थान ले लिया। अब लोगों की जाति उनके जन्म के आधार पर तय होने लगी थी। पहले क्रम के आधार पर वर्ण में लोगों को बांटा जाता था। राजा के बेटे को राजा बनने के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सभी चीजें आनुवांशिक होने लगी। कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, सुनार का बेटा सुनार और राजा का बेटा राजा ही बनेगा, चाहे वो उसका हकदार हो या ना हो। जन्म के आधार पर तय की गई जाति से उसकी जीवन भर पहचान की जाती थी। गोत्र व्यवस्था की शुरुआत भी सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में ही हुई। पहले जहाँ लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे, अब लोगों ने यज्ञ, कर्मकांड, अनुष्ठान, पशुबलि और नरबलि जैसी प्रथाओं को अपनाना शुरू कर दिया था और इस प्रकार यहीं से सामाजिक पतन का दौर शुरू हुआ। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रोचक यात्रा? कमेंट करके बताएं और हमें सब्सक्राइब करें।